उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। सीजन की यह तीसरी बर्फबारी है। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी और बर्फबारी एक तरफ पहाड़ों में घूमने गए सैलानियों के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं स्थानीय किसानों की फसल को भी इसका फायदा होगा, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इन दिनों सेब के लिए बर्फबारी को अच्छा माना जाता है। हालांकि इस बार पिछले सीजन की अपेक्षा काफी कम बर्फबारी हुई है और पर्यावरणविद इससे चिंतित है। उत्तरकाशी के जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ भी इस समय बर्फ़ के लाले पड़ी हुई है। ये दुखद विषय है। एक तो हमारे पर्यावरण के लिए भी है और जो हमारी ह्यूमन नदियाँ हैं, चाहे गंगा है चाहे यमुना है, तमाम उनके जो सहायक नदियाँ हैं, गर्मियों में जो है उनका जो जल स्तर है वो कम हो सकता है। और जहाँ तक जो बर्फ़बारी से जो रिचार्ज होते थे हमारा जल स्रोत, वो इस समय हो नहीं पा रही। इस समय जो है बर्फ़बारी बहुत कम हो रही है। एक तरफ मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। कम पानी की वजह से किसानों की फसल सूखने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि अगले कुछ रोज में बारिश नहीं हुई तो 80% रबी की फसल बर्बाद हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले बारिश न होने के बराबर रही है। ऐसे में किसानों को चिंता सता रही है। पिछले साल की अपेक्षा 2021 अगर कंपेयर करें तो हमारी जो बारिश है पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कम हुई है। जैसे आपको पता ही है कि 2021 में हमारे अक्टूबर मंथ में बहुत अधिकांश बारिश हुई थी, उसकी अपेक्षा इस मंथ भी जो हमारी बारिश है वो बहुत कम है। और अगर मैं जाड़ों के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो हमारे नवंबर में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। इसके अलावा दिसंबर में 2021 की अपेक्षा बिल्कुल नील बारिश हुई। मौसम खराब हो गया है और इस बीच जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जोशीमठ आपदा का असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्र स्कूलों को अस्थायी शिविर में बनाया है। राहत बचाव कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी प्रभावित लोग इसमें रह रहे हैं, मगर स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक प्रशासन इसके मद में कोई रणनीति नहीं बना सका है। मौसम खराब होने की आशंका के बीच जोशीमठ के आपदा प्रभावितों की चिंता बढ़ी हुई है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार के सामने नई मुश्किल है। चंडी प्रसाद नाम के एक शख्स के घर पर प्रशासन ने लाल निशान लगा रखा है। खतरे की जद में माना जा रहा है, मगर प्रशासन अब ये कह रहा है कि उनका मकान माइनर कैटेगरी में है। शुक्रवार की रात मकान के पिलर गिर गए हैं। गनीमत ये रही कि मकान में फिलहाल कोई रह नहीं रहा था। ये मकान कभी भी गिर सकता है, मगर प्रशासन फिर भी आंखें फेरे बैठा हुआ है। ये माइनर रिस्क कैसे हो सकता है जब ये मकान गिरता हुआ देखा जा रहा है। और यही वजह है कि चंडी प्रसाद नाराज हैं। मकान के चारों ओर जमीन भी धंस रही है। खबर मौसम विभाग से जुड़ी है, जहां मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे को सेंसिटिव बताया है, अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर पहाड़ से लगते मैदानों तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से है। आपको बताएं, उत्तराखंड जिस तरीके का राज्य है, मौसम विभाग की हर एक चेतावनी कई विभागों को अलर्ट करती है। ऐसे में 48 घंटे की चेतावनी आई है मौसम विभाग की ओर से। उच्च क्षेत्र में बर्फबारी, 2200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, तो मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। ऊंचाई वाले इलाकों से लगाए पहाड़ से लगते मैदान तक हर एक क्षेत्र में मौसम खराब रहने वाला है। 48 घंटे का ये अलर्ट। देवभूमि पर काला साया मंडरा रहा है। ये काला साया उन बादलों का है जो पहाड़ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड में फिर मुसीबत के बादल। पहाड़ के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट। देवभूमि के आसमान से बादलों का कहर।
उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी ने एक बार फिर से लोगों की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पहाड़ पर अगले 48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 2200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारी बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो सकती हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या हो सकती है। आज 29 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित करेगा, जिसके चलते गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पे जबकि कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसमें 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसी तरह 30 तारीख को भी उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, और जो बर्फबारी है वो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पे मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि मैदानी इलाके में तेज बारिश हो सकती है, साथ ही बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं, इनमें कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र बौछार और ओलावृष्टि मिलने की भी संभावना है 29 और 30 तारीख को। उसके बाद 31 तारीख से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और अधिकांश स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थान हैं, वहाँ पर बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। इस समय ज्यादा बारिश से किसानों को नुकसान हो सकता है। खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो खेतों में जलभराव हो सकता है, जिससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है। इसलिए मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के किसानों को भी सलाह दी है कि अगले कुछ रोज खेतों में सिंचाई ना करें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। मौसम बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पहाड़ों में लैंडस्लाइड जोन के आसपास जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग 24 घंटे अलर्ट पर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात के दौरान देशवासियों को संबोधित किया और मन की बात कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी देहरादून से जुड़े रहे। सीएम धामी के साथ दिव्यांग छात्र छात्राओं ने भी मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पीएम ने मन की बात के दौरान उन कंपनियों का जिक्र किया जो वेस्ट मटेरियल का निस्तारण करती हैं और उनमें अहम भूमिका निभा रही हैं। उत्तराखंड की एक कंपनी का भी नाम है, उसका भी जिक्र हुआ। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पैटेंट्स हासिल किए। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। देहरादून के रायवाला में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की शुरुआत हो गई है। कार्यकारिणी के पहले दिन कई जरूरी विषयों पर मंथन हुआ, तो वहीं कार्य समिति में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होने पहुंचे। दिल्ली में मंथन के बाद भाजपा अब उत्तराखंड में भी बैठक कर रही है। देहरादून के रायवाला में भाजपा के 2 दिवसीय मंथन शिविर के दौरान पार्टी के आगामी चुनाव कार्यक्रमों पर मंथन हो रहा है। 2 दिन की कार्य समिति में कई अहम राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। सरकार और संगठन का सामंजस्य भी बनाया जाता है। पिछले कार्यकारिणी में सरकार के द्वारा क्या कार्य संगठन को दिए गए, संगठन ने कहां तक नीचे पहुंचाने का काम किया है, उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का भी सामना किया जाएगा। साथ साथ क्योंकि लोकल बॉडी के चुनाव भी उत्तराखंड में निर्धारित हैं, वो भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी की चर्चा होगी। क्योंकि एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है। लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है,
वो भी उसका केंद्र बिंदु होगा। कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के कामों की समीक्षा होगी। भाजपा का कहना है कि कैबिनेट मंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके कामों को भी देखना जरूरी है। पुराना जो कार्यकारिणी हुई है उसके प्रस्ताव के पास कराते हैं कि हमने जो जो प्रस्ताव रखे थे वह हुए हैं, और उसके बाद आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। आगामी कार्यक्रमों में केंद्र सरकार पे आधारित जो कार्य हैं, जैसे अभी G20 चल रहा है, G20 पे भी चर्चा होगी, भू सशक्तिकरण पे भी चर्चा होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मन की बात, ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम केंद्र के द्वारा आधारित हैं, उन पे आगे बढ़ने का कार्य पे चर्चा होगी। साथ साथ राज्य सरकारें, जो हमारी राज्य सरकार यहाँ पर है, उसके कामकाज की भी समीक्षा होगी। बैठक के दौरान उत्तराखंड के लोकसभा सांसदों के कामों पर भी बातचीत होगी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब इन सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा की कोशिश होगी कि जीत के इस क्रम को 2024 में भी जारी रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में राजस्व विभाग, नगर निगम और वन विभाग सहित रेलवे ने संयुक्त रूप से सर्वे का काम शुरू कर दिया है। एडीएम अशोक जोशी के नेतृत्व में संयुक्त सर्वे का काम शुरू किया गया। हालांकि इस मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार बताए गए राजस्व की भूमि कितनी है, इस पर सर्वे का काम करने जा रही है। इससे पहले वन विभाग की भूमि चिन्हित होनी है, उसके बाद रेलवे की भूमि और फिर राजस्व या नजूल की भूमि का भी चिन्हीकरण होना है। हमारा रेवेन्यू मैप है 1959 का, वो सबसे रिलायबल सोर्स है हमारे पास। उसके आधार पर हम इसकी बाउंड्री निकाल रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने पिलर है, तो पहले ये फिक्स किया जा रहा है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री कहाँ पर है, और पहले फॉरेस्ट की बाउंड्री है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद फिर आपका नजूल लैंड या स्टेट की लैंड होती है। सब लोगों की ये सहमति बनी थी कि राजस्व विभाग आज सर्वे करेगा, ना कि आज सीमांकन करेगा। जो राजस्व के नक्शों में जो पिलर, जो खसरा संख्या, चाहे वो खेवट की लैंड कितनी है, वो सब निशानदेही करेगा। निशानदेही करने के बाद अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये ठोकर है पीछे रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ से जो पुरानी एक रेलवे लाइन चला करती थी, यहाँ से 520 फीट अंदर थी, वो थी नजूल की जगह पर, वो थी टेम्परेरी रेलवे लाइन, जिसको रेलवे अपनी पक्की ज़मीन बताता था। जो यहाँ इंदिरा नगर की बस्ती है, वो कहता था जगह हमारी है, लेकिन वो जगह टेम्परेरी थी, नजूल में थी। और उधर चंपावत जिले के एबट माउंट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए हेलीपोर्ट को बनाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इस काम के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। एबट माउंट में हेलीपोर्ट बनाने का ऐलान 7 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इसके बाद क्षेत्र का सर्वे किया गया था। पर्यटन की दृष्टि से एक अत्यंत एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो इसकी मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा दी जा चुकी है, और इसमें 131 लाख रुपए की धनराशि भी मुक्त की जा चुकी है, जिसमें कि डीपीआर बनाने के लिए इसमें कार्रवाई पर्यटन विभाग के द्वारा की। मसूरी में भाजपा की मंडल बैठक, आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति में जुट जाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यालय पर नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम में 12 मंडल अध्यक्षों का स्वागत हुआ। खटीमा में सुरई रेंज में बाघ ने युवक को निवाला बनाया। जंगल में घास लेने गए युवक पर बाघ ने हमला किया। वन विभाग ने जंगल से बरामद किया शव। आपदा को लेकर रुड़की आईआईटी में संगोष्ठी, आपदा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठी। जोशीमठ आपदा में जमीन धंसने की घटना पर रिसर्च भी कर रहे हैं वैज्ञानिक। कर्णप्रयाग में किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए योजना, कीवी की खेती के लिए किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। ऊखीमठ रेंज के 24 किसानों को हिमाचल में दिया गया प्रशिक्षण। रानीखेत में बाइक और गाड़ी की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक घायल। बाइक सवारों को बचाते समय यह हादसा हुआ। जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी की संभावना। खराब मौसम से प्रभावित हो सकते हैं राहत। हरिद्वार में संतों की सीएम धामी से मुलाकात, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को मजबूती से करने की मांग की।
चंपावत में 9 मार्च से शुरू होगा पूर्णागिरि का मेला। मेले की तैयारियों को लेकर तहसील सभागार में बैठक। मेले में जरूरी व्यवस्थाएं करने पर हुई चर्चा। श्रीनगर में धारी देवी मंदिर की मूर्ति को मूल स्थान पर शिफ्ट किया गया। विद्युत परियोजना की जद में आया था मंदिर। नए मंदिर को मूर्ति शिफ्ट की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।